जून 2008। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे गिरते हुए स्टॉक चार्ट्स और सस्ती सिगरेटों की बदबू महसूस हुई। मैं हैचिंग सिक्योरिटीज ट्रेडिंग सेंटर में खड़ा था, एक ऐसी जगह जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखा था। हॉल के ऊपर लगे विशाल स्क्रीन पर हरे अंक लगातार नीचे गिर रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एक आदमी ने अपनी पानी की बोतल को इतनी जोर से दबाया कि वह उसके हाथ में ही फट गई। एक औरत फोन पर रो रही थी और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से गिड़गिड़ा रही थी। हॉल के बीचों बीच फूलों वाली चमकीली शर्ट पहने एक आदमी जमीन पर बैठा था, बिल्कुल निश्चल। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी। यह चीनी शेयर बाजार के इतिहास की सबसे भयानक गिरावट थी। इंडेक्स कभी 6,000 अंकों से ऊपर था, लेकिन अब वह पहाड़ से गिरते पत्थर की तरह नीचे जा रहा था। हर डेस्क पर कर्मचारी फोन उठाकर लोगों को बुरी खबरें सुना रहे थे। कैलकुलेटरों पर उंगलियां लगातार चल रही थीं और लोग अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। हर स्क्रीन पर लाल रंग चमक रहा था। लोगों की जिंदगी भर की बचत उनकी आंखों के सामने गायब हो रही थी। मेरा नाम लिन फैन है। 5 मिनट पहले तक मैं 32 साल का था। मैं देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में एआई आर्किटेक्ट के रूप में काम करता था। 2024 में मैं हमारी अगली पीढ़ी के एआई मॉडल के कोर सिस्टम को दोबारा तैयार कर रहा था। 3 रातों तक बिना सोए काम करना, खाली ऑफिस में चमकती स्क्रीनें, और फिर अचानक मेरा दिल जवाब दे गया। दुनिया अंधेरे में डूब गई। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं यहां था, 16 साल अतीत में, एक पुराने ट्रेडिंग हॉल में जो पुरानी मशीनों और टूट चुके लोगों से भरा हुआ था। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, पतले, मुलायम, जवान। मैं कांच के दरवाजों तक गया और अपना प्रतिबिंब देखने लगा। 18 साल, हाई स्कूल खत्म होने के बाद वाली गर्मियां, एक ऐसा चेहरा जिसे मैं लगभग भूल चुका था। मैं वापस आ गया, मैंने धीमे से कहा। मेरे होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसी समय मेरी उंगलियां जेब में रखी किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकराईं। वह नोकिया नहीं था, न ही कोई फ्लिप फोन। वह मेरा 2024 वाला टेस्ट फोन था। वही फोन जिसे मैं हर जगह अपने साथ रखता था। स्क्रीन पूरी तरह काली थी, लेकिन उसका वजन बिल्कुल असली था। इस फोन के अंदर मेरी पूरी जिंदगी का काम मौजूद था। एक ऑफलाइन एआई, पूरा लोकल डेटाबेस उसके अंदर सुरक्षित था। मैंने फोन को सीने से लगा लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अतीत में वापस आ चुका था और भविष्य भी मेरे साथ आ गया। मैं लोगों की नजरों से बचते हुए एक मोटे कंक्रीट के खंभे के पीछे चला गया। पावर बटन दबाते समय मेरा अंगूठा कांप रहा था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, स्क्रीन तुरंत जल उठी। बीच में एक हल्का नीला गोला दिखाई दिया। न कोई लोडिंग, न कोई देरी। स्क्रीन पर सिर्फ एक चमकता हुआ आइकन था। मैंने सांस रोक ली और उसे टैप कर दिया। कुछ ही सेकंड में सिस्टम चेक पूरा हो गया। नेटवर्क नहीं था, लेकिन लोकल डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित था। सब कुछ अब भी मौजूद था। 2024 तक का पूरा डेटा इसी डिवाइस में सेव था। स्टॉक रिकॉर्ड्स, टेक्निकल फाइलें, दुनिया की बड़ी घटनाएं। 16 साल की जानकारी मेरी उंगलियों पर थी। स्क्रीन पर इतना डेटा था जितना इस पूरी इमारत का कोई कंप्यूटर भी संभाल नहीं सकता था। उस दौर में जब स्मार्टफोन का अस्तित्व भी नहीं था, यह फोन किसी हथियार से कम नहीं था। मैंने सर्च बार खोला और टाइप करना शुरू किया। 12 जून 2008। मैंने आज की तारीख डाली। क्वेरी अभी सर्च बार में ही थी कि एआई ने जवाब दे दिया। पूरा स्टॉक चार्ट मेरी आंखों के सामने खुल गया। आज के हर प्राइस मूवमेंट का रिकॉर्ड पहले से मौजूद था। आज मार्केट क्रैश कर चुकी थी। लगभग हर स्टॉक अपनी सबसे निचली लिमिट तक गिर चुका था। लेकिन एक नाम बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा था, हैचिंग होल्डिंग्स। आज दोपहर 2:45 बजे सब कुछ बदलने वाला था। एक लीक हुई बिजनेस डील सामने आने वाली थी। जैसे ही खबर बाहर आएगी, बड़ा पैसा अंदर घुसेगा और यह स्टॉक सीधा ऊपर उड़ जाएगा। दिन की सबसे निचली कीमत से लेकर सबसे ऊंची कीमत तक। चार्ट पर एक सीधी खड़ी लाइन बनी हुई थी। सिर्फ एक दोपहर में 20% का उछाल। मैं उन अंकों को घूरता रह गया। यह सच था।
ये आज ही होने वाला था, यहीं, अभी। 20% का मुनाफा, और पूरी दुनिया में सिर्फ मैं था जिसे इसकी जानकारी थी। मेरे पास सिर्फ 40 मिनट थे। मुख्य बोर्ड पर लगी घड़ी 2:05 दिखा रही थी। हैचिंग होल्डिंग्स अभी भी बोर्ड पर मौजूद था, 9.8% नीचे, लोअर लिमिट पर फंसा हुआ। बेचने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इस हॉल में कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी नहीं, सिवाय मेरे। लेकिन एक समस्या थी। मैंने अपनी जेब टटोली, एक मुड़ा तुड़ा 50 युआन का नोट और एक आईडी कार्ड। बस यही मेरी पूरी संपत्ति थी। अगर मैं उस 50 युआन को दोगुना भी कर लेता तो मेरे पास सिर्फ 100 युआन होते। उससे कुछ नहीं होने वाला था। मुझे बड़े पैसे चाहिए थे, किसी और के पैसे। मेरी नजर हॉल में घूमी और जाकर उस फूलों वाली शर्ट पहने आदमी पर रुक गई। वह अब भी जमीन पर बैठा हुआ था। मैं उसे जानता था, अपने पिछले जीवन से। उसकी पूरी कहानी बाद में खबरों में आई थी। चाओ दाहू, हैचेंग का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रेडर। उसने अपना सब कुछ मार्केट में झोंक दिया था, अपना घर, अपनी कार और अपनी आखिरी बचत तक। मूल समय रेखा में वह आज सब कुछ हार गया था। फिर इसी इमारत के बाहर जहर पीकर अपनी जान दे दी थी। वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई थी। 32 साल का दिमाग और इतिहास बदलने के लिए सिर्फ 40 मिनट। दाहू अपनी सीट पर बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। लाल अंक लगातार नीचे गिर रहे थे। मैं उसके सामने जाकर रुका। अपना पैसा वापस कमाना चाहते हो? मैंने शांत आवाज में पूछा। उसके लिए मैं कोई नहीं था, बस काले स्वेटर में खड़ा एक लड़का। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसे समझ नहीं आया कि मैं उसके सामने क्यों खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। दफा हो जाओ, वह झल्लाकर बोला। मैं व्यस्त हूं। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। उसके पीछे हैचिंग का चार्ट अब भी गिर रहा था। उसने फिर मेरी तरफ देखा, इस बार ज्यादा ध्यान से, जैसे मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कहा, तुम्हारी पूरी पोजीशन सिर्फ एक स्टॉक में फंसी हुई है, हैचिंग होल्डिंग्स, 8 लाख युआन। सारा पैसा उसी में फंसा हुआ है। क्या मैं गलत हूं? मैंने उसके चेहरे का रंग बदलते देखा। यह संख्या किसी को नहीं पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे एआई ने उसके हाथ में पकड़ी हुई मुड़ी तुड़ी ट्रेडिंग स्लिप पहले ही स्कैन कर ली थी। कागज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन एआई ने उसी से पूरी तस्वीर तैयार कर ली थी। उसके मुंह खोलने से पहले ही मुझे उसकी पूरी पोजीशन की जानकारी मिल चुकी थी। दाऊद तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शक भर गया। तुम्हें यह कैसे पता चला? यह जरूरी नहीं है। मैंने मुख्य बोर्ड की तरफ इशारा किया। मार्केट बंद होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी हैं। हैचिंग अभी लोअर लिमिट पर फंसा हुआ है। कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। अगर तुम नहीं चाहते कि कल भी आज जैसा हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात सुनो। उसका चेहरा सख्त हो गया। एक ऐसा लड़का जिसने अभी स्कूल भी खत्म नहीं किया, वह मुझे स्टॉक्स सिखाएगा? उसने बाहें बांध ली और मुझे घूरने लगा। वह अब भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे स्टॉक्स की जानकारी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई उसकी मदद नहीं करता तो आज रात तक वह मर चुका होता। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। 18 साल का शरीर, मैंने कहा। असली बात कुछ और है। मैं थोड़ा और करीब गया और आवाज धीमी कर दी। मेरे पास अंदर की खबर है। मैं उसके कान के पास झुक गया। 2:45 बजे बड़ा पैसा मार्केट में घुसेगा और प्राइस आसमान छू लेगी। मैं पीछे हटा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस इतना ही काफी था। अब वह सोचने पर मजबूर हो चुका था। तुम्हारे पास कितना कैश बचा है? मैंने फोन की तरफ देखते हुए पूछा। वह साफ तौर पर हिल चुका था, शायद इसलिए क्योंकि मैं वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। मेरी आंखों में वह अनुभव था जो किसी 18 साल के लड़के में नहीं होना चाहिए था। हम दोनों उसकी सीट पर बैठ गए। स्क्रीन सामने चमक रही थी। 50,000, उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए रखे हैं। बेटी, शब्द बोलते समय उसकी आवाज टूट गई। जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी आंखों के पीछे छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने घड़ी देखी। 2:10 बजे। मार्केट बंद होने में 35 मिनट बाकी थे। 50,000 काफी हैं? मैंने कहा। सारा पैसा हैचिंग में लगा दो।
सबसे निचली कीमत पर। अभी दाहू अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। तुम पागल हो? लोअर लिमिट पर बेचने वालों के हजारों ऑर्डर पड़े हैं और स्क्रीन पर भी बिल्कुल वही दिखाई दे रहा था। हर तरफ लाल रंग, हर तरफ बेचने वाले। मैंने शांत स्वर में कहा, वे सब नकली ऑर्डर हैं। बड़े खिलाड़ी लोगों को डराने के लिए उन्हें लगाते हैं, जबकि खुद चुपचाप खरीदारी करते रहते हैं। मैंने यह बात बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ कही। यह झूठ था, लेकिन जरूरी झूठ, क्योंकि सच्चाई इससे भी ज्यादा सरल थी। मेरे एआई ने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि आज क्या होने वाला है। 2:45 पर ये सारे सेल ऑर्डर गायब हो जाएंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, अभी खरीद लो, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर ज्यादा देर कर दी तो कीमत तुम्हारे सामने भाग जाएगी। दाहू अब भी हिचकिचा रहा था। मुझे उसे बस एक आखिरी धक्का देना था। तुम पहले ही अपने 8 लाख में से 5 लाख गंवा चुके हो, तो और 50,000 का क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर मैं सही निकला तो मार्केट बंद होने से पहले तुम्हारा अकाउंट 20% ऊपर होगा, और अगर कल ओपनिंग पर बेच दिया तो तुम अपना आधे से ज्यादा नुकसान वापस निकाल लोगे। फैसला तुम्हारा है। दाहू ने मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा। उसे सिर्फ हरे अंक दिखाई दे रहे थे, और इस मार्केट में हरा रंग भी नुकसान का संकेत बन चुका था। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। मैं उसकी आंखों में देख सकता था। ये उस इंसान की आखिरी जंग थी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ठीक है, वह दांत भींचते हुए बोला, अगर डूबना ही है तो पूरी तरह डूबूंगा। वह तेजी से ट्रेडिंग डेस्क की तरफ भागा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसी समय मेरी जेब में रखा फोन हल्का सा चमका। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, ट्रस्ट लेवल 85% मूवमेंट आने में 34 मिनट। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। इस नई जिंदगी का पहला असली फायदा पैसा नहीं होने वाला था, बल्कि एक ऐसा आदमी जो अब मेरा एहसानमंद था। मिनट धीरे धीरे बीतने लगे। हमारे आसपास पूरा हॉल गिरते हुए मार्केट को कोस रहा था, लेकिन मेरी और दाहू की नजर सिर्फ एक नाम पर थी, हैचिंग होल्डिंग्स। हम दोनों ट्रेडिंग फ्लोर के बीच खड़े इंतजार कर रहे थे। दाहू हाथ बांधे खड़ा था और मैं अपने फोन को पकड़े हुए था। 2:40 बजे। स्टॉक अब भी नहीं हिला था। दाहू का चेहरा पीला पड़ चुका था। स्क्रीन पर अब भी -9% लिखा हुआ था। हैचिंग होल्डिंग्स अब भी लोअर लिमिट पर फंसा हुआ था। एक भी खरीदार नहीं। लड़के, दाहू दांत भींचते हुए बोला, तुम मेरे साथ खेल तो नहीं रहे? वह मेरे और करीब आ गया। इस स्टॉक में तो कोई हरकत ही नहीं हो रही। शांत रहो, मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। बस देखते रहो। 2:44 बजे। 1 मिनट बाकी। तभी मुझे कुछ दिखाई दिया। हैचिंग के सेल ऑर्डर्स बढ़ना बंद हो गए थे। 2:45, 0 सेकंड, 3, 2, 1। अचानक पूरा बोर्ड चमक उठा। हैचिंग होल्डिंग्स +20% स्टॉक को दबाकर रखने वाली सेल ऑर्डर्स की पूरी दीवार एक झटके में गायब हो गई। पूरे हॉल में लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। बाएं ऑर्डर्स बाढ़ की तरह स्क्रीन पर टूट पड़े। एक के बाद एक हर प्राइस लेवल पार होता चला गया। पास बैठी एक महिला अपनी स्क्रीन को घूरते हुए जड़ हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चार्ट की लाइन सीधी ऊपर उठ गई। कुछ ही सेकंड में डेली लो से डेली हाई तक पूरा हॉल पागल हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, स्क्रीन की तरफ उंगलियां दिखा रहे थे। मेरे फोन पर प्रॉफिट का आंकड़ा 9,000 पार कर गया। मुख्य बोर्ड पर भी पुष्टि हो चुकी थी। हैचिंग होल्डिंग्स ने डेली लिमिट अप छू लिया था। दाहू अपनी स्क्रीन को फटी आंखों से देख रहा था, बिल्कुल स्थिर। उसके अकाउंट में नुकसान के लाल अंक धीरे धीरे हरे रंग में बदल रहे थे। एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हैचिंग होल्डिंग्स डेली लिमिट अप। वापसी पूरी हो चुकी थी। फोन पर मुनाफा 19,000 पार कर गया। उसके लगाए हुए 50,000 लगभग दोगुने हो चुके थे, सिर्फ 3 मिनट में। दिन के सबसे निचले स्तर से सीधे सबसे ऊंचे स्तर तक। दाहू इतनी तेजी से कुर्सी से उछला कि कुर्सी पीछे दीवार से टकरा गई। हमारे आसपास दूसरे ट्रेडर्स अपने सिर पीट रहे थे। कुछ लोग गुस्से में डेस्क पर मुक्के मार रहे थे, क्योंकि वे समय रहते नहीं खरीद पाए थे। दाहू उस अफरा तफरी के बीच खड़ा था,
जैसे कोई आदमी अभी अभी बुरे सपने से जागा हो। वह काउंटर पर झुक गया, तेज तेज सांसें ले रहा था, चेहरे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ राहत थी। फिर वह अचानक मुड़ा और भीड़ में मुझे ढूंढने लगा। हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन मैं अब भी उसी खंभे के सहारे खड़ा था, शांत, उसे देखते हुए। मेरे लिए यह तो बस शुरुआत थी। आखिरकार दाहू की नजर मुझ पर पड़ गई। वह इतनी तेजी से मेरी तरफ आया कि लगा अभी घुटनों के बल बैठ जाएगा। वह मेरे सामने आकर रुक गया, मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई चमत्कार हूं। वह उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान था। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? उसने पूछा। उसके चेहरे से अब भी पसीना बह रहा था। बस लीन फैन कहो, मैंने जवाब दिया। मैंने जो 50,000 लगाए थे, वह उत्साह से कांपती आवाज में बोला, उनसे ही 10,000 का फायदा हो गया। और जो शेयर पहले से मेरे पास थे, उन्हें मिलाकर आज मैंने 1 लाख से ज्यादा वापस कमा लिया। वह और करीब झुक गया। मास्टर, कल क्या करना है? बेच दूं? कल ओपनिंग होते ही यह 5 पॉइंट और ऊपर जाएगा, मैंने कहा। उसके बाद सब बेच देना, एक भी शेयर मत बचाना। दाहू ने तुरंत सिर हिला दिया। अब वह मेरी हर बात मानने को तैयार था। इसी बीच उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने तुरंत अपना बैग खोला, अंदर से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। एक छोटा सा धन्यवाद मास्टर, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। मैंने बिना झिझक 2,000 युआन उठा लिए। वह पैसा मेरा था, मैंने कमाया था, और 2008 में 2,000 युआन एक बेहतरीन शुरुआती पूंजी थी। धन्यवाद, मैंने कहा। अपना नंबर दो, जल्दी, मुझे कुछ कामों में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि वह तुरंत मान गया। जो भी आदेश देंगे मास्टर, मेरी जान भी हाजिर है। उसने हल्का सा झुककर एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। डेफा बिल्डिंग मटेरियल्स ट्रेडिंग कंपनी, जनरल मैनेजर, झाओगांग। तो यह उसका असली नाम था, झाओगांग। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। बिल्डिंग मटेरियल्स, यह जानकारी अचानक बहुत महत्वपूर्ण लगने लगी। यूचू के परिवार की फैक्ट्री जल्द ही बर्बाद होने वाली थी, क्योंकि उनकी बिल्डिंग मटेरियल्स सप्लाई चेन टूटने वाली थी। और अब मेरे पास उसी इंडस्ट्री का एक सीधा संपर्क था। मैं मुस्कुरा दिया, फिर मुड़कर बाहर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, धूप की तेज रोशनी अंदर आ गई। मेरी जेब में 2,000 युआन थे और दिमाग में एक नई योजना। लेकिन सबसे पहले मुझे जल्दी करनी थी। यूचू के पिता के सब कुछ खोने से पहले हर दिन की कीमत थी। घड़ी चल चुकी थी। मुझे इस पैसे को जल्दी से जल्दी किसी बड़ी चीज में बदलना था। और 2008 में, अगर तुम्हें सही जगह पता हो, तो मौके हर तरफ बिखरे पड़े थे। शेयर मार्केट ही एकमात्र रास्ता नहीं था। एक और जगह थी जहां मेरी स्किल्स तेजी से पैसा बना सकती थी। मैंने फोन निकाला। एआई की स्क्रीन तुरंत जल उठी। मेरे लिए कुछ खोजो, मैंने कहा। 2008 में इस समय कोई बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम या रिवॉर्ड मौजूद है क्या? सिस्टम ने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में रिजल्ट सामने आ गया। आज रात 8 बजे एक मशहूर एंटीवायरस कंपनी जिनशान के सर्वर्स पर बड़ा साइबर अटैक होने वाला था। उसी समय पांडा वायरस का नया वर्जन तेजी से फैलने वाला था, और एक हैकर फोरम पर किसी ने उस वायरस का समाधान लिखने वाले के लिए 50,000 युआन का इनाम घोषित किया था। मैं चलते चलते रुक गया। 50,000 युआन। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए काफी थी। मैं तुरंत सबसे नजदीकी इंटरनेट कैफे की तरफ चल पड़ा। 2008 की गर्मी पूरे शहर पर बोझ की तरह छाई हुई थी। सड़कें तप रही थीं, हवा तक बेचैन महसूस हो रही थी। मुख्य सड़क तक पहुंचते पहुंचते मेरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। जेब में रखे 2,000 युआन महत्वपूर्ण थे, लेकिन मैं जानता था, जिस साम्राज्य को मैं बनाना चाहता था, उसके सामने यह रकम कुछ भी नहीं थी। मुझे इससे कहीं ज्यादा चाहिए था, बहुत ज्यादा। मैंने एक लाल टैक्सी रोकी। ब्लैक ईगल इंटरनेट कैफे, मैंने ड्राइवर से कहा। सूफू रोड, हैचिंग का सबसे बड़ा इंटरनेट कैफे, और वही जगह जहां मुझे जाना था। कुछ देर बाद खिड़की से मुझे चमकता हुआ नियॉन साइन दिखाई दिया। मैं पहुंच चुका था। मैंने भारी कांच का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। अंधेरा, शोर और पुरानी मशीनों की भीड़,
सैकड़ों मोटे बॉक्सनुमा मॉनिटर्स हल्की रोशनी में चमक रहे थे। यही था असली 2008। मैं धुएं से भरे हॉल में आगे बढ़ता गया। हर तरफ कीबोर्ड की आवाजें थीं, गेम खेलने वालों की चीख पुकार थी और इंस्टेंट नूडल्स की गंध हवा में तैर रही थी। मैं काउंटर तक पहुंचा। पूरी रात, मैंने कहा। काउंटर पर बैठी लड़की ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा। मैंने 20 युआन का नोट काउंटर पर रख दिया। वह च्युइंग गम चबाती रही, अपनी स्क्रीन पर कुछ टाइप किया, फिर बिना कुछ कहे एक कार्ड मेरी तरफ सरका दिया। मैंने कार्ड उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। धुएं के पार, शोर के पार, हॉल के सबसे पीछे वाले कोने की तरफ, जहां एक पुरानी टूटी फूटी मशीन रखी थी। रास्ते में जिन भी स्क्रीन के पास से मैं गुजरा, उन पर लगभग एक जैसी चीजें चल रही थीं। शूटर गेम्स या फिर फैंटेसी गेम्स जिनमें छोटे छोटे किरदार गांवों में भाग रहे थे। आखिरकार मुझे अपनी जगह मिल गई। सबसे पीछे वाला कोना। अधिकांश मशीनें बंद पड़ी थीं। सिर्फ एक अब भी काम कर रही थी। उसका माउस धूल की मोटी परत में दबा हुआ था। माउस का लेफ्ट बटन मुश्किल से काम कर रहा था। मैंने जेब से टिश्यू निकाला और उससे साफ किया। काम चल जाएगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथ कीबोर्ड पर रख दिए। तभी बगल से एक गोल मटोल चेहरा मेरे सामने आ गया। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, इतना पास कि मुझे सिर घुमाना पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा। दापेंग, मुंह में सॉसेज दबाए हुए, गोल चेहरा, वही पुरानी शक्ल। दापेंग, मेरे पूरे हाई स्कूल के 3 सालों का सबसे अच्छा दोस्त। मेरे पिछले जीवन में जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसी आदमी ने अपनी कार बेचकर मुझे पैसे दिए थे। लेकिन अभी वह सिर्फ एक 18 साल का लड़का था, हेडफोन लगाए हुए, किसी ऑनलाइन गेम में डूबा हुआ। उसने अपनी बेबी फेस वाली मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। न कोई चिंता, न कोई बोझ। मैं भी मुस्कुरा दिया। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ। उसकी स्क्रीन पर कोई फैंटेसी गेम चल रही थी। गांव, मार्केट और एक छोटा सा किरदार मिट्टी वाली सड़क पर दौड़ रहा था। अरे तुम यहां कैसे? उसने पूछा। तुमने तो कहा था कि इन दिनों घर पर आराम करोगे। उसका एक हाथ माउस पर था। आधा गेम खेल रहा था, आधा मेरी बात सुन रहा था। उसने हेडफोन गर्दन पर खींच लिया और जवाब का इंतजार करने लगा। एक जरूरी काम से आया हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताया। कुछ पल के लिए पुराने जीवन की यादें वापस आ गईं। वह दिन जब उसने अपनी कार की चाबियां मेरी तरफ बढ़ाई थीं, और वही बेवकूफी भरी लेकिन सच्ची मुस्कान। लेकिन मैंने उन यादों को तुरंत दबा दिया। भावुक होने का समय नहीं था। इस समय हर सेकंड पैसे के बराबर था। मैं वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ गया। ब्राउजर खुला। कोड की लाइनों से स्क्रीन भर गई। मेरी उंगलियां तेजी से चलने लगीं। मैंने एक ऐसा डार्क वेब एड्रेस टाइप किया जिसे दुनिया में बहुत कम लोग पहचानते थे। 2008 कंप्यूटर वायरसों के लिए सबसे खतरनाक सालों में से एक था, और मेरे लिए इसका मतलब था मौका। कुछ ही सेकंड में फोरम लॉड हो गया। स्क्रीन के सबसे ऊपर पांडा वायरस वाली पोस्ट लगी हुई थी और इनाम अभी भी उपलब्ध था। स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। यहीं से असली काम शुरू होना था। मेरी उंगलियां लगातार चलती रहीं। पुराने कंप्यूटर पर एक के बाद एक कोड टाइप होता जा रहा था। डिजिटल दुनिया में एक तूफान तैयार हो रहा था। देश की सबसे बड़ी एंटीवायरस कंपनियों पर एक समन्वित हमला। मेरे 2024 वाले फोन की स्क्रीन मॉनिटर के पास चमक रही थी। उस पर ऐसा नेटवर्क मैप दिखाई दे रहा था जिसे इस दौर का कोई डिवाइस बना ही नहीं सकता था। मैंने कुछ मिनट पहले ही उसे जेब से निकाला था। हेलो पहले से सक्रिय था। फोन सिर्फ एक केबल के जरिए इस पुराने कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था और अपना काम शुरू कर चुका था। मैंने स्क्रीन पर उंगली रखी, मन ही मन आदेश दिया, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर मोड एक्टिवेट करो। इस मशीन का पूरा एक्सेस अपने नियंत्रण में ले लो। एआई तुरंत कनेक्ट हो गया। भविष्य की 16 साल आगे की तकनीक एक केबल के जरिए 2008 के कंप्यूटर में बहने लगी। फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। एक मैसेज दिखाई दिया, सिर्फ मुझे दिखाई देने वाला। होस्ट एक्सेस कंफर्म, नेटवर्क स्कैनिंग शुरू। मैंने फोन को कीबोर्ड के सामने रखा और उसे काम करने दिया। तभी अचानक स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी उभरी। काउंटडाउन, लाल अक्षर और ऊपर सिर्फ एक शब्द, अलर्ट।
हाई रिस्क वर्म डिटेक्टेड, स्टॉर्म एक हिडन कोड मौजूद, पूर्ण संक्रमण में 15 मिनट बाकी। स्टॉर्मेक, ये नाम देखते ही मैं ठिठक गया। पिछले जीवन में यह वायरस जून 2008 में फैला था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर गया था। देश के 1/3 इंटरनेट कैफे इसकी वजह से बंद हो गए थे। पूरे पूरे हॉल की मशीनें एक साथ मर गई थीं। यह वायरस सीधे मैनेजमेंट सिस्टम पर हमला करता था, यानी हर इंटरनेट कैफे की सबसे कमजोर कड़ी पर। उसके बाद हर स्क्रीन पर बेहिसाब पॉपअप विज्ञापन आने लगते थे। मशीनें लगभग बेकार हो जाती थीं। कई कैफे मालिक एक ही रात में बर्बाद हो गए थे और उनमें से ज्यादातर कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाए। मैं आज रात यहां सिर्फ कोड लिखने और इनाम कमाने आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वायरस पहले से इसी नेटवर्क में छिपा बैठा होगा, हमले का इंतजार करता हुआ। मैंने मॉनिटर पर घूमते हुए कोड को देखा और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी हॉल के दूसरी तरफ से अचानक एक चीख सुनाई दी। ब्लू स्क्रीन, वही चीज जिससे हर कंप्यूटर यूजर डरता है। नीली स्क्रीन, सफेद अक्षर, जमा हुआ सिस्टम, कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी। पूरा हॉल हड़कंप में आ गया। एडमिन, एडमिन, सब कुछ क्रैश हो गया। मैंने सिर उठाकर देखा। एक के बाद एक स्क्रीन नीली होती जा रही थी और मैं उन्हें अजीब शांति के साथ देख रहा था, जैसे गिरते हुए डोमिनोज। एक मशीन दूसरी को गिरा रही थी। फिर ब्लू स्क्रीन काली हो गई और स्क्रीन पर एक खोपड़ी उभर आई। लाल अक्षरों में लिखा था, अनलॉक करना है, प्रति मशीन 50 युआन। पूरे कैफे की हर स्क्रीन पर वही खोपड़ी दिखाई दे रही थी और वही मांग। एक हरे हुडी वाला लड़का इतना जोर से माउस पटका कि डेस्क ही टूट गई। उसके बगल वाला लड़का पसीने में भीगा हुआ अपनी बंद स्क्रीन को घूर रहा था। तभी कैफे का मालिक पीछे वाले कमरे से भागता हुआ बाहर आया। मोटा शरीर, हल्की नीली शर्ट, चश्मा आधा टेढ़ा। घबराओ मत, वह चिल्लाया और सबसे पास वाली मशीन पर झुक गया। मैं सर्वर रीस्टार्ट करता हूं, बस 1 मिनट। उसे नहीं पता था कि यह पूरी तरह बेकार था। रीस्टार्ट करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। लाल लॉक वापस आ गया, यहां तक कि उसका बिलिंग सिस्टम भी लॉक हो चुका था। उसका पूरा बिजनेस, हर मशीन, हर सिस्टम, सब कुछ बंद। अब उसकी आंखों में सचमुच डर दिखाई दे रहा था। वीकेंड की रात, 300 सीटें भरी हुई और एक भी मशीन काम नहीं कर रही थी। वह लाल रोशनी से भरे हॉल के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, जो भी इसे ठीक कर देगा उसे पूरे 1 साल का फ्री इंटरनेट मिलेगा। कोई जवाब नहीं आया। उसने घबराकर अपना पुराना नोकिया निकाला और रिपेयर कंपनी को फोन लगाया। उधर से जवाब मिला, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अपने कोने में बैठा मैं ये सब देखता रहा, बिना हिले। मेरी स्क्रीन भी बाकी सबकी तरह नीली दिखाई दे रही थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावा था। अंदर से एआई अब भी पूरी मशीन नियंत्रित कर रहा था। वायरस का स्रोत स्कैन करो, मैंने आदेश दिया, और सबसे तेज, सबसे घातक किल स्क्रिप्ट तैयार करो। फोन तुरंत चमक उठा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन कोड से भर गई। कमांड कंफर्म, जनरेटिंग। प्रोग्रेस बार मेरी पलक झपकने से पहले ही पूरा हो गया। कोड की घनी लाइनें स्क्रीन पर दौड़ने लगीं। एआई ने एक ऐसा हथियार तैयार किया था जो 2008 की तकनीक से पूरे 10 साल आगे था। मैंने कोड को ध्यान से पढ़ा। एक भी लाइन बेकार नहीं थी। दापिंग मेरे बगल में बैठा आंखें फाड़े देख रहा था। मैंने दोनों हाथ कीबोर्ड पर रख दिए और उसी पल मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैं अब किसी सस्ते इंटरनेट कैफे में बैठा 18 साल का लड़का नहीं था। मैं वह आदमी था जो कभी नैस्डैक में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर खड़ा था। मैंने एंटर दबाया। नीली स्क्रीन गायब हो गई। उसकी जगह काली कमांड विंडो खुल गई। मेरी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। एआई द्वारा तैयार किया गया कोड मैं एक एक लाइन करके सिस्टम में डाल रहा था। लय स्थिर थी, तेज थी, सटीक थी। हर की स्ट्रोक पुराने कीबोर्ड पर जोरदार क्लिक की आवाज पैदा कर रहा था। दापिंग झुककर देखने लगा। तुम कोडिंग भी जानते हो? उसने हैरानी से पूछा। वह इतना चौंक गया था कि उसके मुंह की सॉसेज गिरकर सीधे उसकी पैंट पर जा गिरी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें स्क्रीन पर टिकी रहीं। कमांड विंडो के सबसे ऊपर एक नाम चमक रहा था, किलर स्टॉर्म। दापिंग की आंखें फैलती चली गईं।
असल में मैं एआई के आउटपुट को उस फॉर्मेट में बदल रहा था जिसे 2008 का कंप्यूटर समझ सके। हथियार एआई ने बनाया था, मेरा काम उसे इस दौर के हिसाब से ढालना था। 5 मिनट बाद मैंने आखिरी कैरेक्टर टाइप किया और जोर से एंटर दबा दिया। मेरे बगल में बैठा दापिंग हल्का सा उछल पड़ा। स्क्रीन पर हरी प्रोग्रेस बार दिखाई दी। लोकल स्कैन पूरा। सभी मशीनों में पैच भेजा जा रहा है। मेरी मशीन पूरी तरह साफ हो चुकी थी और समाधान पूरे नेटवर्क में तेजी से फैलना शुरू हो गया। मेरे बगल वाली स्क्रीन पर अभी भी लाल खोपड़ी चमक रही थी। फिर अचानक स्क्रीन झपकी और खोपड़ी गायब हो गई। उसकी जगह परिचित विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप दिखाई दिया। नीला आसमान, हरी पहाड़ियां, एक के बाद एक पूरी लाइन की मशीनें वापस चालू होने लगी। हॉल के दूसरी तरफ बैठा एक लड़का खुशी से कुर्सी से उछल पड़ा। तीसरी मशीन, चौथी मशीन, पांचवी मशीन, पूरा फ्लोर धीरे धीरे वापस जिंदा हो रहा था। एक एक करके सारी खोपड़ियां गायब होने लगीं और उनकी जगह वही नीला आसमान वाला डेस्कटॉप दिखाई देने लगा। मेरी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज उभरा, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट पूरा, सभी मशीनों में पैच इंस्टॉल। अगले ही पल पूरे हॉल में खुशी की आवाजें गूंज उठी। मेरी चल गई, मेरी भी। लोग हंस रहे थे, राहत की सांस ले रहे थे। कुछ लोग सिर हिलाकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग की हर मशीन सामान्य हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बॉस ली फ्रंट डेस्क पर खड़ा अपना नोकिया घूर रहा था। उसकी कॉल अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुई थी। उसका बिलिंग सिस्टम भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। स्क्रीन पर हरा टिक दिखाई दे रहा था, जैसे कभी कोई समस्या हुई ही नहीं थी। उसने अपने गंजे सिर को खुजलाया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, वह बड़बड़ाया। फिर अचानक मुड़कर चारों तरफ देखने लगा। ये किसने ठीक किया? काउंटर के पीछे खड़ी लाल बालों वाली लड़की भी उतनी ही हैरान थी। उसने कमरे के सबसे पीछे वाले कोने की तरफ इशारा किया। सिग्नल उधर से आया था। बॉस ली ने उसकी उंगली का पीछा किया और फिर उसने मुझे देखा, पीछे की लाइन में अकेला बैठा हुआ, बिल्कुल शांत। मैं आराम से माउस क्लिक करके कमांड विंडो बंद कर रहा था। मेरी स्क्रीन पर अब जिनशान एंटीवायरस फोरम खुला हुआ था। पोस्ट पहले से तैयार थी, कोड अटैच था, पूरा विश्लेषण भी शामिल था। बॉस ली मेरी तरफ चल पड़ा। वह कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझता था कि अगर एक मशीन पूरे नेटवर्क को अंदर से ठीक कर दे तो इसका मतलब क्या होता है। वह तेजी से मेरे पास आने लगा। मैं उसी समय सब कुछ अपलोड कर रहा था। किल टूल, सोर्स कोड, फायरवॉल पैच, सब कुछ सिक्योरिटी बाउंटी बोर्ड पर। अपलोड 62% पर पहुंच चुका था और लगातार बढ़ रहा था। पोस्ट का शीर्षक बेहद साधारण था, स्टोर में किल टूल और कोड विश्लेषण, इनाम 50,000 युआन। मेरे पीछे खड़े बॉस ली का मुंह खुला का खुला रह गया। वह इतना हैरान था कि बोल ही नहीं पा रहा था। दापेंग भी मेरे पीछे खड़ा था, सांस तक रोके हुए। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं किसी एलियन जहाज से उतर कर आया हूं। तू आखिर कब से हैकर बन गया? उसने अविश्वास से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बॉस ली अब भी मेरे पीछे खड़ा था। बाकी काम फोरम संभाल लेगा, मैंने बस इतना कहा। उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक रोशनी से भरे ऑफिस में कोड वेरिफिकेशन सिस्टम चल रहा था। 20%, फिर 25%, फिर 30%। दर्जनों इंजीनियर अपने अपने डेस्क पर बैठे थे, सिर पकड़कर, उसी वायरस से लड़ते हुए और लगातार हारते हुए। तभी एक इंटर्न की नजर फोरम पर पड़ी। वह अचानक चिल्लाया, किसी ने ऑनलाइन किल टूल पोस्ट किया है। पोस्ट पहले से लाइव थी, पूरा डाउनलोड लिंक, पूरा कोड और एक स्टार्ट बटन। टीम लीड ने बिना सिर उठाए हाथ हिलाया। फोरम देखने का समय नहीं है, शायद कोई क्लिकबेट होगा या फिर वायरस का नया वर्जन। टेक्निकल डायरेक्टर ने भी सिर नहीं उठाया। वह लगातार कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था, जैसे समय से लड़ रहा हो। सर, प्लीज एक बार देखिए, इंटर्न फिर बोला। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी स्क्रीन पर किल टूल चल रहा था, 43%। ये कोड, वह धीरे से बोला, बहुत खूबसूरत है। इस बार टेक्निकल डायरेक्टर रुक गया। उसने अपनी कुर्सी घुमाई और सीधे इंटर्न की स्क्रीन के पास पहुंच गया। बस एक नजर और उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
कोड की संरचना बिल्कुल साफ थी, संतुलित, तेज, सटीक। कमरे के सारे इंजीनियर उसके पीछे इकट्ठा हो गए। ये टूल बेहद कम मेमोरी इस्तेमाल कर रहा था और उनकी पूरी टीम से कई गुना तेज काम कर रहा था। ये किसने लिखा है? टीम लीड की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। देश के किसी टॉप हैकर का काम लगता है। इसे तुरंत डाउनलोड करो और पूरे नेटवर्क में भेज दो। 3 मिनट बाद पैच पूरे नेटवर्क में फैलाया जा रहा था। उसी समय मेरी स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा। जिनशान सिक्योरिटी सेंटर, वेरीफाइड अकाउंट। दोस्त, आपका कोड शानदार है। आपने हमें कीमती समय दिला दिया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक नोटिफिकेशन। 50,000 युआन मेरे अकाउंट में जमा हो चुके थे। मैसेज अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या आप बीजिंग आना चाहेंगे? अपनी सैलरी खुद बताइए। मैं मुस्कुरा दिया और जवाब में सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, अभी पढ़ाई कर रहा हूं। फिर मैंने विंडो बंद कर दी। 50,000 युआन बाउंटी से, 2,000 युआन शेयर मार्केट से मेरी शुरुआती पूंजी तैयार थी। मैं कुर्सी से उठा, फोन की केबल निकाली और मुड़ गया। बॉस ली अब भी काउंटर के पास खड़ा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरे 2 सिर निकल आए हों। शायद वह पूरे समय वहीं खड़ा था। मेरी इंटरनेट फीस माफ करने का कोई चांस है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बॉस ली लगभग अपने पैरों में उलझ गया। फ्री, सब फ्री, जब चाहो आ जाओ, ड्रिंक्स भी मेरी तरफ से। वह दोनों हाथ रगड़ते हुए हंस रहा था। फिर धीरे से बोला, अभी जो वायरस था, तुमने आखिर कैसे? सिस्टम की कमजोरी थी, मैंने बीच में ही कहा। तुम्हारा सर्वर मैंने पहले ही पैच कर दिया है। अब यह समस्या दोबारा नहीं होगी। मैंने ये बात ऐसे कही जैसे वायरस ठीक करना जूते के फीते बांधने जितना आसान हो। बॉस ली ने सिर हिलाया। अगर ये पूरी रात चलता रहता तो मेरा हजारों युआन का नुकसान हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने काउंटर के पीछे हाथ डाला और 1,000 युआन का इंटरनेट कार्ड निकाल लिया। मैंने सिर हिला दिया। कार्ड अपने पास रखो। बस जब भी मेरा दोस्त दापेंग आए, उसे सबसे अच्छी मशीन देना। मेरे पीछे अचानक धप्प की आवाज आई। तापिंग सीधे जमीन पर गिरा और मेरे पैर पकड़ लिए। आज से तू मेरा सगा भाई है। वह इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखें ही गायब हो गई थीं। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया। वह फिर जमीन पर बैठ गया और घायल चेहरे की एक्टिंग करने लगा। मैंने फोन निकाला। रात के 10:30 बज रहे थे। कल सुबह तक देश की हर बड़ी सिक्योरिटी कंपनी उस पोस्ट के लेखक को ढूंढ रही होगी, लेकिन मुझे प्रसिद्धि की कोई परवाह नहीं थी। मेरे पास उससे कहीं बड़े काम थे। कैफे से बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने मन ही मन एआई को आदेश दिया, शेन यूचू की वर्तमान लोकेशन खोजो। कुछ ही सेकंड में जवाब आ गया। फोन की स्क्रीन चमक उठी। टारगेट शेन यूचू, लोकेशन हैचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल, इमरजेंसी विभाग, पिता भर्ती, हार्ट अटैक। मेरे अंदर सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। पिछले जीवन में यही रात थी, ठीक यही रात। कुछ गुंडे अस्पताल पहुंचे थे, पैसे की मांग करते हुए। यूचू के पिता हार्ट अटैक के कारण गिर चुके थे और वह पूरी तरह अकेली थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जो लोग आए थे वे बातचीत करने नहीं आए थे, वे सब कुछ छीनने आए थे। अपने पिता की सर्जरी करवाने के लिए यूचू ने अपने ही खून से एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। यहां तक कि वह उस अमीर लड़के के सामने भी मदद मांगने गई थी, जिसने बाद में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही रात थी जब उसकी जिंदगी टूट गई थी और मेरी भी। लेकिन इस बार नहीं। मैंने सड़क पर एक टैक्सी रोकी और पीछे की सीट पर कूद गया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा। सेंट्रल हॉस्पिटल, मैंने कहा। जितनी तेजी से चला सकते हो चलाओ, डबल किराया दूंगा। टैक्सी बिजली की तरह आगे निकल गई। बरसात से भीगी सड़क पर टायर फिसलते हुए दौड़ रहे थे। मैंने जेब में रखा फोन कसकर पकड़ लिया। उस अकाउंट में मौजूद 50,000 युआन सिर्फ पैसे नहीं थे, वे मेरी दूसरी जिंदगी का पहला असली हथियार थे। बारिश और वाइपर के बीच से मुझे अस्पताल का लाल क्रॉस दिखाई दिया। मैंने ड्राइवर को पैसे थमाए और सीधे बारिश में दौड़ पड़ा। ठंडी बारिश मेरे चेहरे से टकराई और एक पल के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह साफ हो गया। मैंने कांच के दरवाजे धकेले और अंदर घुस गया, पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सतर्क।
अस्पताल की लॉबी में दवाइयों और भीगे कपड़ों की गंध फैली हुई थी। मुझे किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं थी। इस जगह का हर मोड़ मेरी यादों में दर्ज था। इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन एरिया, बेड नंबर 302। मैं कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे कपड़ों से अब भी पानी टपक रहा था। गलियारा लंबा था, मरीजों और उनके परिजनों से भरा हुआ। पिछले जीवन में मैं बहुत देर से पहुंचा था। जब तक मैं आया, यूचू खाली गलियारे के अंत में अकेली बैठी थी। उसकी गोद में खून से सना हुआ कर्ज का कागज पड़ा था और उसकी आंखों से सारी उम्मीद मर चुकी थी। वह याद मेरे कदमों को और तेज कर गई। मैंने मोड़ पार किया। वही गलियारा, वही रात। लेकिन इस बार मैं देर से नहीं पहुंचा था। इमरजेंसी रूम के बाहर 5-6 आदमी यूचू को घेर कर खड़े थे। सभी ने काले बनियान पहन रखे थे। सबसे आगे एक गंजा आदमी खड़ा था, भारी शरीर और दोनों बाजुओं पर फैले हुए टैटू। उसके गले में मोटी सोने की चेन लटक रही थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसका सब्र खत्म हो चुका था। मैं दीवार के पास रुक गया और चुपचाप देखने लगा। तुम्हारे बाप का खेल खत्म हो चुका है, गंजे आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। फैक्ट्री हमारे हवाले कर दो, कर्ज उसी से चुक जाएगा। कागज पर साइन करो अभी। साइन कर दो तो सर्जरी का खर्च हम दे देंगे। सीधा सौदा है, वरना आज रात इस दरवाजे से कोई अंदर नहीं जाएगा। और वहीं उन सब के बीच खड़ी थी शेन यूचू। वह इमरजेंसी रूम के दरवाजे के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी। उसके भीगे हुए बाल उसके सफेद चेहरे से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल टूट जाएगी। लेकिन उसने अपने होंठ काट रखे थे और एक कदम भी पीछे नहीं हट रही थी। उसका पूरा शरीर दरवाजे से लगा हुआ था। ये अस्पताल है, वह जोर से बोली। तुम लोग यहां ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब जिद भी थी। उसने अपना फोन ऊपर उठाया। 110 पहले से डायल था। कॉल टाइमर लगातार चल रहा था। गंजे आदमी ने अपनी उंगलियां चटकाईं। पुलिस बुला ली? वह हंसा। कर्ज चुकाना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, पुलिस भी यही कहेगी। यूचू अपनी जगह डटी रही, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। अंदर जाओ, बूढ़े की ऑक्सीजन लाइन निकाल दो, फिर देखते हैं ये कितनी देर में साइन करती है। कुछ डॉक्टर और नर्सें आगे बढ़ीं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन गुंडों की एक नज़र पड़ते ही सब पीछे हट गए। यूचू ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह अकेली थी और जहां मैं खड़ा था वहां से भी महसूस कर सकता था कि वह टूटने वाली है। उसी समय गंजे आदमी का हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। अस्पताल में हंगामा करना, मैंने शांत स्वर में कहा, बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। यूचू ने तुरंत आंखें खोल दी। मैं उसके और उन लोगों के बीच खड़ा था। बारिश का पानी अब भी मेरे कपड़ों से टपक रहा था, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उस आदमी पर थी। मैंने अपनी आंखों में जितनी ठंडक ला सकता था भर दी। यूचू मुझे जानती थी। लिन, फैन, एक ही स्कूल, लेकिन अलग क्लास। हमने आज रात से पहले कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। स्कूल में मैं बस वह लड़का था जो हमेशा पहला स्थान लाता था। हमारे घर भी ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन हमारी दुनियाएं कभी नहीं टकराई थीं। कॉरिडोर में मौजूद डॉक्टर और मरीज सब पीछे हट चुके थे। आगे बढ़ने वाला सिर्फ मैं था। वांग कियांग के चेहरे पर हैरानी सिर्फ आधे सेकंड तक रही, फिर उसकी जगह गुस्से ने ले ली। उसने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए जोर से झटका दिया, लेकिन मेरी पकड़ नहीं छूटी। वह मुझसे लगभग 2 गुना बड़ा था, फिर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। कहाँ से टपक पड़ा तू? वह गुर्राया। हीरो बन रहा है? किसी लड़की को बचाने आया है? मरना है क्या? उसने अपना दूसरा मुक्का पीछे खींचा, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि उसी समय मेरे दिमाग में एआई पहले से काम कर रहा था। फेस स्कैन, फुल सर्च, सारी जानकारी एक साथ। मैंने फ़ोन निकाला, बस 1 सेकंड, और स्क्रीन पर रिजल्ट आ गया। टारगेट वांग कियांग, उसका पूरा नाम, उसका गैंग नाम, उसका पूरा रिकॉर्ड, सब कुछ मेरे सामने था। हैचिंग के एक सूदखोर गैंग का छोटा बॉस, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वह अपने ही बॉस के पैसों में हाथ मार रहा था, जुए में हुए नुकसान की भरपाई के लिए। बस मुझे जितनी जानकारी चाहिए थी मिल चुकी थी। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी और हल्का सा धक्का दिया। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया।
मुझे लड़ाई नहीं करनी, मैंने कहा। फिर जेब से टिश्यू निकाला, मुड़कर यूचू की तरफ बढ़ाया। चेहरा पोंछ लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। यूचू ने बिना कुछ कहे टिश्यू ले लिया। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अचानक आसमान से गिरा हूं। उधर वांग क्यांग का चेहरा विकृत हो गया। उसे नज़रअंदाज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाया और वे सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी नज़र सिर्फ वांग क्यांग पर टिकी रही। फिर मैं उसके बिल्कुल पास चला गया, इतना पास कि सिर्फ वही मेरी आवाज़ सुन सके। वांग क्यांग, मैंने धीमे से कहा। चेंगान अंडरग्राउंड जुआघर, टेबल नंबर 13। 2 लाख युआन हार गए थे, और वह भी कंपनी के पैसों से। उसका कदम हवा में ही रुक गया, जैसे किसी ने उसे जमीन में गाड़ दिया हो। उसकी आंखें फैल गईं। वह मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे भूत देख लिया हो। मैं चुप रहा और उस खामोशी को अपना काम करने दिया। तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं और करीब झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया, जैसे हम पुराने दोस्त हों। अगर ब्रदर लॉन्ग को पता चल गया कि तुमने सूद का पैसा चुराकर अपना जुए का घाटा भरा है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये हाथ कितने दिन सलामत रहेगा? उसके माथे पर ठंडा पसीना निकल आया। उसकी मुट्ठी कस गई। ये राज उसने सबसे छिपा कर रखा था, अपने आदमियों से, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी। तुम आखिर हो कौन? उसकी आवाज़ बच्चे जैसी कांप रही थी। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। शेन परिवार का कर्ज अभी दे भी नहीं हुआ। तुम आज रात सिर्फ इसलिए जल्दी आए हो क्योंकि तुम्हें अपने नुकसान की भरपाई करनी है। ये सुनते ही उसके अंदर की आखिरी दीवार भी टूट गई। मैं एक कदम पीछे हटा और इस बार इतनी ऊंची आवाज में बोला कि पूरा कॉरिडोर सुन सके। अब भी यहीं खड़े हो? क्या ब्रदर लॉन्ग को फोन करके बुलाऊं? असल में मेरे पास ब्रदर लॉन्ग का नंबर था ही नहीं। मैंने उसे कभी देखा तक नहीं था। लेकिन जब किसी इंसान के पास इतना बड़ा राज हो तो वह जोखिम नहीं ले सकता। सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। वांग कियांग का चेहरा 2 सेकंड में 3 बार रंग बदल चुका था। वह सोच रहा था, अगर इस लड़के के सच में ऊपर तक संबंध हुए तो वो ये जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने दांत भींच लिए, यहां तक कि उनकी आवाज मुझे सुनाई दी। ठीक है, वह गरजा और मेरी तरफ से उंगली घुमाकर यूचू की तरफ इशारा किया। आज इस लड़के ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कर्ज अभी भी बाकी है। 3 दिन। अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं इस पूरी बिल्डिंग को उलट दूंगा। उसके आदमी तुरंत पीछे हट गए और सबके सिर झुके हुए थे। कुछ ही सेकंड में वे कॉरिडोर से बाहर निकल गए। पूरा गलियारा फिर शांत हो गया। मेरे कंधे आखिरकार ढीले पड़ गए। अगर वांग कियांग उन लोगों में से होता जो पहले चाकू निकालते हैं और बाद में बात करते हैं, तो मेरी पूरी योजना सिर्फ यूचू को लेकर भागने की थी। लेकिन एआई का डेटा बिल्कुल सही था और उसका अपना डर मेरे लिए काम कर गया। मैं मुड़ा और यूचू की तरफ देखा। वह अब भी दोनों हाथों से टिश्यू पकड़े हुई थी, जैसे वही चीज उसे खड़े रहने की ताकत दे रही हो। फिर वह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थैंक यू, उसने फुसफुसाकर कहा। थैंक यू लिन फैन। मेरे सीने के अंदर कुछ कस गया। पिछले जीवन में मैं खुद को उसके लायक नहीं समझता था, और जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं गायब हो गया था। लेकिन इस बार मैं यहीं था। सब ठीक हो गया, मैंने जितना हो सके उतनी नरमी से कहा। वांग की आंख से बात करते समय जो ठंडापन मेरी आवाज में था वह अब गायब हो चुका था। मैं उसके सामने वैसा नहीं रह सकता था। लेकिन यूचू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। लेकिन उसने कांपती आवाज में कहा, सर्जरी का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा है। यूचू की नज़र इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजों पर चली गई। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। उसकी आवाज बीच में ही टूट गई। कितने पैसे चाहिए? मैंने पूछा। 50,000 युआन, उसने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ पहली सर्जरी के लिए। उसने सिर झुका लिया। आंसू अस्पताल के फर्श पर गिरने लगे। हम घर की हर चीज बेच चुके हैं। हमारी सारी बचत भी फ्रीज हो चुकी है। मेरे हाथ ने जेब में रखा फोन कसकर पकड़ लिया। उस स्क्रीन के पीछे ठीक 50,000 युआन पड़े थे। वही 50,000 जो मैंने मुश्किल से आधे घंटे पहले कमाए थे। अगर आज रात वो बाउंटी न मिली होती तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने फोन निकाला और उसकी तरफ देखा।
अस्पताल का पेमेंट नंबर दो। मैंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। या अपना बैंक अकाउंट, दोनों में से कुछ भी चलेगा। युचू ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे चेहरे में कोई वजह ढूंढ रही हो कि मुझ पर भरोसा क्यों करे। बहस करने का समय नहीं है, मैंने कहा। हर मिनट कीमती है। उसी पल उसकी आंखों में कुछ बदल गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसे उधार समझो। ग्रेजुएशन के बाद मेरे लिए काम करके पैसे वापस चुका देना, बैंक के सबसे ऊंचे ब्याज के साथ। और खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही, जैसे पहली बार किसी नए इंसान को देख रही हो। 10 मिनट बाद अस्पताल के कैशियर ने कार्ड लिया और पेमेंट प्रोसेस कर दी। बेड 302, सर्जरी टीम तैयार है, अभी शुरू करो। स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी और गलियारा फिर से शांत हो गया। उसी समय यूचू के पैरों ने जवाब दे दिया। वह गिरने लगी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। वह मेरे सहारे झुक गई। उसके बालों में अब भी बारिश की हल्की खुशबू थी। उसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगी लिनफैन, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं कसम खाती हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे। मैं दीवार से टिक गया और खिड़की पर फिसलती बारिश की बूंदों को देखने लगा। 50,000 युआन अकाउंट में आए भी नहीं थे कि चले गए, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं था। अब पैसे सिर्फ एक संख्या थे, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया का कोई पैसा वापस नहीं ला सकता। मैं खाली गलियारे में खड़ा था और चुपचाप एआई को बुलाया। दीवार पर लगी घड़ी 11:47 दिखा रही थी। मैंने फोन को पास लाकर फुसफुसाया, मेरे लिए एक प्लान बनाओ। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं हो तो मैं 3 दिनों में 10 लाख युआन कैसे बना सकता हूं। मैसेज भेजा जा चुका था। मुझे शेन परिवार का पूरा कर्ज खत्म करना था, एक एक पैसा। कुछ ही सेकंड में एआई ने जवाब दे दिया। रिंगटोन बिलिंग सिस्टम की खामी का इस्तेमाल करो, सबसे लोकप्रिय एसपी सर्विस के साथ जोड़ो। अनुमानित रिटर्न 2000% रिस्क लेवल, मीडियम 2000%। मैं इसके साथ काम कर सकता था। मैं कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा, कांच के पार फैले शहर को देखते हुए। मेरे पीछे हैचिंग सेंट्रल हॉस्पिटल अंधेरे में शांत खड़ा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मेरी शुरुआत अब हुई थी। रात के 2 बजे मैं फिर से इंटरनेट कैफे के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर पूरी रात जागने वाली भीड़ मौजूद थी। स्क्रीनें चमक रही थीं, कीबोर्ड लगातार खड़क रहे थे। काउंटर पर लाल बालों वाली वही लड़की बैठी थी। उसके चेहरे पर बोरियत साफ दिखाई दे रही थी। कैफे में हमेशा की तरह इंस्टेंट नूडल्स और एनर्जी ड्रिंक की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। आखिरकार वापस आ ही गए, दापिंग ने काउंटर से आवाज लगाई। उसके हाथ में चॉपस्टिक थी। वह कैशियर लड़की से बातें कर रहा था और साफ दिख रहा था कि लड़की उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही। दापिंग मुस्कुराया। बॉस ली ने तुम्हारे लिए वीआईपी रूम बचाकर रखा है। असली सोफा, ठंडी एयर कंडीशनिंग और कोला का पूरा डिब्बा। मैं सीधे अंदर चला गया। वीआईपी रूम असल में धुंधले कांच के पीछे बना एक छोटा सा कमरा, लेकिन उसमें मेरी ज़रूरत की हर चीज़ थी। 2 अच्छे कंप्यूटर, एक लेदर सोफा और इतना कोला कि एक हफ्ता चल जाए। गेम खेलना बंद करो, मैंने कहा। काम शुरू करते हैं। मैंने डिब्बे से एक ठंडी कोला निकाली और एक ही सांस में आधी खत्म कर दी। थकान थोड़ी पीछे हट गई। दापिंग ने आंखें झपकाईं। काम सुबह के 2 बजे। मेरी उंगलियां पहले ही कीबोर्ड पर चलने लगी थीं। अब छोटे मोटे काम नहीं। दापिंग सोफे पर धम से बैठ गया। सोफा उसके वजन से करा उठा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर जेब से भविष्य वाला फोन निकाला और मेज पर रख दिया। 3 दिनों में 10 लाख युआन कमाने हैं, मैंने पूछा। दापिंग के मुंह में भरी कोला लगभग नाक से बाहर निकल गई। वह जोर जोर से खांसने लगा। तू पागल हो गया है क्या? बैंक लूटने के लिए भी प्लान चाहिए होता है। 3 दिन में 10 लाख? एसपी बिजनेस, मैंने जवाब दिया। दापेंग की खांसी अचानक रुक गई। वह बस मुझे घूरने लगा। दापेंग इंटरनेट कैफे में पला बड़ा था। बेशक वह एसपी बिजनेस के बारे में जानता था। 2008 मोबाइल सर्विसेज का सुनहरा दौर था। रिंगटोन डाउनलोड, मौसम की जानकारी, भाग्यशाली संदेश, छोटी छोटी सर्विसेज, लेकिन बेहिसाब पैसा।
हम दोनों उस छोटे कमरे में बैठे थे। चारों तरफ सिर्फ स्क्रीन की रोशनी थी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं और मैं उसे पूरा प्लान समझा रहा था। समस्या ये है कि पूरा बिजनेस खतरनाक बिचौलियों के हाथ में है। कुछ तो सीधे गैंग जैसे हैं। दापेंग ने सिर हिलाया। और मोबाइल कंपनियां भी अब निगरानी कर रही हैं। पुराने स्कैम वाले कोड अब उनके फिल्टर पार नहीं कर सकते। मैं मुस्कुराया। किसने कहा कि हम स्कैम करेंगे? मैंने दूसरा कंप्यूटर चालू कर दिया। मेरी उंगलियां आराम से कीबोर्ड पर टिक गईं। हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके लिए लोग खुद पैसे देना चाहेंगे। मैं उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हारा कजिन एयरहू, वो एसपी कंपनी में चैनल मैनेजर है, सही? और उसके पास मोबाइल बिलिंग कोड्स का एक्सेस भी है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दापेंग की आंखें गोल हो गईं। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने उसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अभी फोन करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कहाँ है। उसे कहो कि मेरे पास ऐसा सौदा है जो उसके मासिक आंकड़ों को 10 गुना बढ़ा देगा। दापेंग ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं पागल हूं या बाकी दुनिया से 3 कदम आगे। लेकिन फिर भी उसने अपनी फटी हुई जीन्स से पुराना नोकिया निकाला और नंबर मिलाने लगा। जब वह अपने कजिन को नींद से जगाकर मनाने की कोशिश कर रहा था, मैं अगले चरण पर पहुंच चुका था। मैंने एआई फोन उठाया और उसे नए आदेश दिए। स्क्रीन टेक्स्ट से भर गई। टारगेट प्लेटफॉर्म सिम्बियन S60 J2ME। दापेंग पीछे फोन पर पसीना बहा रहा था और एआई अपना काम कर रहा था। एक एक करके नए फीचर्स स्क्रीन पर उभरने लगे। कोड खुद ब खुद लिखा जाने लगा, इतनी तेजी से जितनी तेजी का कोई प्रोग्रामर सपना भी नहीं देख सकता था। एक मैसेजिंग ऐप जो लगभग हर फोन पर चल सके, और ऐसे ट्रिक्स के साथ जो संदेशों की लागत लगभग खत्म कर दें। बाहर मुख्य हॉल में बैठे गेमर्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटे से कमरे में क्या जन्म ले रहा है। एआई अपने भविष्य के डेटाबेस से तकनीक निकाल रहा था और उसे 2008 के हार्डवेयर के हिसाब से दोबारा बना रहा था। मैं स्क्रीन पर बढ़ती प्रोग्रेस को देखता रहा और मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। फोन तेज रोशनी से चमक रहा था, मानो पूरी शक्ति से चल रहा हो। भविष्य के आधुनिक कोड की हर लाइन 2008 के सस्ते मोबाइल फोनों के लिए दोबारा लिखी जा रही थी। रोशनी लगातार धड़क रही थी और प्रोजेक्ट अपनी अंतिम अवस्था के करीब पहुंच रहा था। 2008 में मोबाइल मार्केट पर नोकिया का राज था। लोग एक अक्षर टाइप करने के लिए छोटे छोटे बटन 3-3 बार दबाते थे और हर एक SMS के लिए अलग पैसे चुकाते थे। स्क्रीन पर 3 प्लेटफॉर्म आइकन दिखाई दिए। S60 J2MIMTK। तीनों हरे रंग में चमक रहे थे। सब तैयार थे। ऐप का नाम था सोल लिंक। सिर्फ 200 किलोबाइट का एक मैसेजिंग ऐप, लेकिन ऐसा जो सब कुछ बदल सकता था। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ रही थीं। कोड एक एक लाइन में नहीं आ रहा था, पूरे पूरे ब्लॉक्स में स्क्रीन पर बरस रहा था। 3 मॉनिटर कोड से भर चुके थे और यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। मैं देख रहा था कि एआई सिम्बियन की हर सुरक्षा दीवार को तोड़ रहा था। सिस्टम लॉक, सिक्योरिटी लेयर, हर रुकावट, सब साफ। तभी दरवाज़ा खुला और सस्ती शराब की गंध कमरे में भर गई। एरू आ चुका था। यही है वो जीनियस जिसके बारे में तुम बता रहे थे। उसकी आवाज़ में शक साफ सुनाई दे रहा था। मैंने सिर तक नहीं उठाया, बस फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारा फोन S60 3rd एडिशन पर चलता है, सही? एयरहू पलकें झपकाने लगा, फिर धीरे धीरे अपना नया नोकिया बाहर निकाला। ब्लूटूथ ऑन करो, मैंने कहा। वह भौहें सिकोड़ते हुए भी मान गया। उसने फोन मेज पर रख दिया। फाइल कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर हो गई। sollink.jar, इसे इंस्टॉल करो, फिर किसी भी कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजकर देखो। एयरहू संदेह भरी नजरों से स्क्रीन देखने लगा। अगर इसमें वायरस निकला तो तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और उसकी धमकी को हवा की तरह गुजर जाने दिया। ऐप इंस्टॉल हो चुका था। एयरहू ने उसे खोला और टाइप करना शुरू किया। सिर्फ 2 अक्षर, बस 2, और उसका पूरा चेहरा बदल गया। ऐप ने पूरा वाक्य पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। उसने फिर कोशिश की, इस बार जानबूझकर कोई बेकार बात टाइप की। फिर भी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। उसके चेहरे पर अनचाही मुस्कान आ गई। ऊपर दाईं तरफ देखो, मैंने कहा। क्रश टेस्ट बटन दबाओ। एयरहू ने कंधे उचकाए और बटन दबा दिया। तुरंत गुलाबी रंग की स्क्रीन खुल गई।
जिस पर उड़ते हुए दिल दिखाई दे रहे थे। अपना क्रश का नंबर डालो और पता करो कि वह भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। मैं उसे पूरा सिस्टम दिखाने के लिए वापस कैफे लाया था, और जैसे ही उसने यह फीचर पढ़ा, उसकी आंखों में कुछ बदल गया। यह पागलपन है, एरहू बुदबुदाया। तुमने लोगों की भावनाओं से खेलने वाला हथियार बना दिया है। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, सीधे एक लड़की का नंबर डाल दिया। स्क्रीन पर तुरंत मैसेज आया, सेंड। जानना चाहते हो उसने मैसेज खोला या नहीं? वीआईपी अनलॉक करें, सिर्फ 2 युआन। चमकता हुआ गुलाबी यस बटन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। एरू ये बिजनेस अच्छी तरह जानता था। वह तुरंत समझ गया कि यह कितना खतरनाक बिलिंग ट्रैप था। लेकिन जब उसने मेरी तरफ दोबारा देखा तो उसकी आंखों से शक गायब हो चुका था। अब वहां कुछ और था। मुझे लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में सोने के सिक्के चमक रहे हों। ये तो सिर्फ डेमो है, मैंने कहा। मुझे बिलिंग एक्सेस दो, आज रात ही लॉन्च कर दूंगा। 50-50 पार्टनरशिप। उसने कोला का लंबा घूंट लिया और मुझे फिर से बच्चा कहकर बुलाया, जैसे मैं उसकी नज़र में अभी भी कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बिजनेस मोड में बदल गया। चैनल मेरा है, उसने हाथ बांधते हुए कहा, और कोड। मैं किसी को पैसे देकर इसे क्रैक करवा सकता हूं। मैंने मॉनिटर पर भरे कोड की तरफ इशारा किया। यह हर 10 मिनट में खुद को बदलता है। मेरे बिना इसे कोई जिंदा नहीं रख सकता। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अगर डील नहीं करनी तो मैं सीधा वांग कियांग के पास चला जाता हूं। मुझे यकीन है उसे यह मौका बहुत पसंद आएगा। वांग कियांग का नाम सुनते ही एरहू का चेहरा सख्त हो गया। मैं वापस बैठ गया और खामोशी को अपना काम करने दिया। वह मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कोई किशोर उसके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं अंदर से किशोर नहीं था, कम से कम जहां सच में मायने रखता था। 60-40। एरहू आगे झुकते हुए बोला, 60 मेरा। मोबाइल कंपनी वाले कॉन्टैक्ट्स को भी खुश रखना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं हिला। 50-50 और रोज पेमेंट हर दोपहर। पिछले दिन का हिस्सा सीधे मेरे अकाउंट में। एक भी युआन कम नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बस कंप्यूटर फैन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एरहू ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। ठीक है, डील पक्की। अगर ये सच में चल गया तो मैं तुम्हें बॉस कहूंगा। उसने जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक छोटा यूएसबी ड्राइव बाहर निकाला, लाल धागे से बंधा हुआ। मैंने उसे पकड़ लिया। देश की लगभग हर बड़ी मोबाइल कंपनी का बिलिंग एक्सेस एक छोटे से यूएसबी में। इसके बाद अगले 6 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। दापेंग कमरे के कोने में बैठा था। उसकी उंगलियां लगातार चल रही थीं। वह हर फोरम, हर मैसेज बोर्ड, हर जगह विज्ञापन पोस्ट कर रहा था। प्रमोशनल टेक्स्ट एआई ने तैयार किया था। हर हेडलाइन इस तरह बनाई गई थी कि युवा लोग क्लिक किए बिना न रह सकें। जानिए कौन आपको पसंद करता है, वह सीक्रेट कन्फेशन टूल जिसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। सुबह के 7 बजते बजते ये पोस्ट पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी। दापिंग मार्केटिंग संभाल रहा था और मैं अब भी कोर्ट में डूबा हुआ था। पेमेंट सिस्टम, बिलिंग कोड, मोबाइल कैरियर कनेक्शन, मैंने सब कुछ सोल लिंक में जोड़ दिया। क्लाउड स्टोरेज, नेटवर्क सेटअप, बैकअप सर्वर, एक एक हिस्सा जोड़ता गया। मैंने बाहर के सर्वर किराए पर ली, रिले सिस्टम बनाया और हर कमज़ोर जगह को मजबूत कर दिया। धीरे धीरे सुबह की पहली धूप गंदे पर्दों के बीच से अंदर आने लगी। मेरी आंखें जल रही थीं। पूरी रात जागने की वजह से उनमें लाल नसें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने आखिरी बटन दबाया। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, प्रोजेक्ट सोल लिंक अब लाइव है। डाउनलोड्स 0 वर्जन 1.0 आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुका है। दापेंग ने सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इतने गहरे थे कि जैसे पेंट कर दिए गए हों। मैं कुर्सी से पीछे हट गया और हाथ फैलाकर स्ट्रेच किया। मेरे कंधों से चटकने की आवाज़ आई। फिर मैं खिड़की के पास गया और नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। नाश्ते के ठेलों से भाप उठ रही थी। स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्र जल्दी जल्दी अपने स्कूलों की तरफ जा रहे थे। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब हमें सिर्फ इंतज़ार करना था। उसी दिन सुबह 10 बजे हैचिंग फर्स्ट हाई स्कूल में एग्ज़ाम खत्म हो चुके थे। ज़्यादातर छात्र घर जा चुके थे, लेकिन कुछ अब भी क्लासरूम में बैठे हुए थे। पीछे वाली सीट पर झांग वेई नाम का एक लड़का डेस्क के नीचे फ़ोन छिपाकर स्क्रीन देख रहा था।
उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। सामने बैठी लड़की ने मुड़कर देखा। क्या देख रहे हो? झांग वेई ने होठों पर उंगली रखी। शश, तुम्हें कुछ मज़ेदार दिखाता हूँ। उसने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अभी एक फोरम पर मिला है। कमाल का ऐप है। नाम है सोल लिंक। टाइपिंग बहुत तेज़ है और इसमें क्रश टेस्ट भी है। फेक होगा, लड़की ने कहा। लेकिन वह पहले ही उसके पास झुक चुकी थी। उसने फ़ोन सीधे उसके हाथों से ले लिया। दो सिर, एक छोटी सी स्क्रीन और पूरी क्लास में फैलती हल्की रोशनी। पास वाली क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का नंबर डालकर देखो, झांग वेई ने फुसफुसा कर कहा। स्क्रीन पर रिजल्ट आया और उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। मैंने डिटेल्स देखने के लिए 2 युआन दिए, उसने कहा। इसने बताया कि उसके लंबे बाल हैं और उसे सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये पक्का वही है? लड़की का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फ़ोन को ध्यान से देखा। फिर धीरे धीरे उसकी नज़र क्लास के कोने में बैठे एक शांत लड़के पर गई, जो खिड़की के पास किताब पढ़ रहा था। उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने कुछ पल आंखें बंद कीं, फिर सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, इसे डाउनलोड कैसे करते हैं? ब्लूटूथ, झांग वही बोला। अभी भेज देता हूँ। फाइल सिर्फ 200 किलोबाइट की थी। आंख झपकते ही ट्रांसफ़र हो गई। लड़की ने ऐप खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक यही दृश्य पूरे शहर में दोहराया जा रहा था। एक नहीं, दसियों स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि युवा ऑफिस कर्मचारियों के बीच हर कोई अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उस गुलाबी दिल को देख रहा था। 2008 में कोई ऐप स्टोर नहीं था। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जाकर लोग आसानी से ऐप डाउनलोड कर सकें। उस दौर में ऐप्स पुराने तरीके से फैलते थे। ब्लूटूथ, इंफ्रारेड और मोबाइल फोरम्स, फ़ोन से फ़ोन, व्यक्ति से व्यक्ति, डेस्क से डेस्क। शुरुआत में ग्रोथ धीमी थी। एक समय में सिर्फ एक यूज़र। लेकिन एक बार जब चर्चा शुरू हो गई तो फिर रुकना मुश्किल था। और क्रश टेस्ट वो हुक था जो लोगों को छोड़ने ही नहीं देता था। इसने सीधे युवाओं के दिल पर हमला किया था। हर किसी का कोई न कोई सीक्रेट क्रश होता है और अब उनके पास यह जानने का तरीका था कि सामने वाला भी उन्हें पसंद करता है या नहीं। ऐसी चीज को कौन मना कर सकता था? सिर्फ 2 युआन, एक कोला की कीमत और बदले में थोड़ी सी उम्मीद। दोपहर, मैं ब्लैक ईगल के वीआईपी रूम में वापस बैठा था, इंतजार करते हुए। दापेंग आखिरकार सो चुका था। चेहरा डेस्क पर पड़ा था और मुंह से लार तक निकल रही थी। मैं स्क्रीन पर बनती लाइन ग्राफ देख रहा था। बगल में कोला की एक बोतल रखी थी। मैं उसे इतना देर से पकड़े बैठा था कि वह लगभग गुनगुनी हो चुकी। दापेंग खर्राटे मार रहा था और तभी स्क्रीन पर नंबर बढ़ने लगे। ठीक 12 बजे ग्राफ अचानक ऊपर की तरफ उछल गया। 2000 यूजर्स, 5000 यूजर्स, 8000 यूजर्स और लगातार बढ़ते हुए। मेरी उंगलियां तुरंत कीबोर्ड पर चली गईं। सिर्फ एक सुबह में 3000 पेड ऑर्डर, केवल हैचिंग से 6000 युआन से ज्यादा की कमाई। जैसे ही हमारी पोस्ट हर फोरम के टॉप पर पहुंची, देश भर के शहरों से ट्रैफिक आने लगा। उसी समय मेज पर रखा स्पीकर अचानक जोर से चीख उठा। दापेंग झटके से उठा और सीधे सोफे से नीचे गिर पड़ा। वह आधी नींद में मेरी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? उसने पूछा। पुलिस तो नहीं आ गई? पुलिस नहीं, मैंने कहा। ट्रैफिक फट पड़ा है। मेरे हाथ पहले से कीबोर्ड पर दौड़ रहे थे। सर्वर CPU 99%। स्थिति खराब। डैशबोर्ड की हर लाइन लाल हो चुकी थी। जो सस्ता सर्वर हमने किराए पर लिया था वह इतने ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं था। पूरा सिस्टम जाम हो चुका। एक भी रिक्वेस्ट अंदर नहीं जा रही थी। दापेंग सोफे पर बैठकर मॉनिटर्स को घूरने लगा। फैन। अब क्या करें? अगर सर्वर गिर गया तो लोग ऐप डिलीट कर देंगे। लेकिन मेरे पास पहले से प्लान था। स्वॉर्म मोड, मैंने कहा। इसे चालू करो। स्क्रीन पर तुरंत पुष्टि आ गई। पब्लिक नेटवर्क में खाली कंप्यूटिंग पावर खोजी जा रही है। मैप पर कनेक्शन पॉइंट्स चमकने लगे। पहले सैकड़ों, फिर 1000 से ज्यादा। जितनी भी खाली मशीनें मेरी पहुंच में थीं, सब हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन गए और ट्रैफिक का भार बांटने लगी। कानूनी? शायद नहीं, लेकिन अभी नियम इंतजार कर सकते थे। कुछ ही सेकंड बाद लाल चेतावनी गायब हो गई। CPU 30% पर आ गया। सिस्टम स्थिर। उसी समय हैचिंग के एक आलीशान ऑफिस में एयरहू की दोपहर बिल्कुल अलग चल रही थी। SP कंपनी की रिपोर्ट्स उसके डेस्क पर ढेर बनी पड़ी थी, लेकिन उसने उन्हें छुआ तक नहीं था। वह गर्मी में पसीना बहाते हुए फोन पर ताश का गेम खेल रहा था। तभी
उसका ऑफिस का दरवाज़ा जोर से खुला। एक टेक कर्मचारी हाँफता हुआ अंदर आया। बॉस, कुछ बड़ा हो गया है। एरू ने मुश्किल से सिर उठाया। शांत हो जाओ। क्या हुआ? टेक कर्मचारी मेज पकड़कर खड़ा हो गया। सांसें तेज चल रही थीं। पेमेंट चैनल पागल हो गया है। उसने मोटी रिपोर्ट डेस्क पर पटक दी। 4 घंटे में 20,000 पेमेंट रिक्वेस्ट, और संख्या अभी भी बढ़ रही है। एरहू इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। वह रिपोर्ट पर झुक गया, हर लाइन पढ़ते हुए। 20,000 ऑर्डर, प्रति ऑर्डर 2 युआन, 4 घंटे में 40,000 युआन। उसकी मुट्ठी कस गई। इस रफ्तार से एक दिन में 2,40,000 युआन, एक महीने में 70 लाख से ज्यादा। उस दौर में जब ज्यादातर लोग महीने के 2,000 युआन कमाते थे, ये संख्या अविश्वसनीय थी। एरहू की आंखों में लालच उतर आया। वह खिड़की की तरफ मुड़ा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी। लिन फैन के साथ किया गया 50-50 का समझौता। 70 लाख का आधा, मतलब हर महीने 35 लाख युआन एक हाई स्कूल के लड़के को देना। चैनल उसका था, कंपनी उसकी थी। फिर वह इतना पैसा किसी बच्चे के साथ क्यों बांटे? एरहू की आवाज़ धीमी हो गई और चेहरा बदसूरत। क्या तुम उसे सिस्टम से बाहर कर सकते हो? उसने पूछा। सारा पैसा हमारी तरफ रख सकते हैं, बस पासवर्ड बदल दो। टेक कर्मचारी की उंगलियां कीबोर्ड पर चली गईं। हम उसे बता सकते हैं कि डेटा एरर था, या मोबाइल कंपनी ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। वह कुछ देर रुका। मैं कर सकता हूँ, उसने सावधानी से कहा। अगर एक्सेस कोड बदल दूँ तो उसका ऐप यूज़र से पैसे नहीं ले पाएगा। सारा पैसा यहीं रहेगा। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ये गलत लग रहा था। लेकिन को करो, एरो गर्जा, अभी। पैसों ने पूरी तरह उसका दिमाग खा लिया था। एक बच्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वह हंसा। ज्यादा से ज्यादा कुछ 1,000 युआन फेंक दूंगा और वह गायब हो जाएगा। टेक कर्मचारी ने उसे देखा, फिर चुपचाप स्क्रीन की तरफ मुड़ गया। दोपहर के 2 बजे। मैं डेस्क पर बैठा इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। तभी स्क्रीन पर रेवेन्यू काउंटर अचानक रुक गया। धीमा नहीं हुआ, सीधे शून्य। सब कुछ एकदम बंद। दापेंग का मुंह खुला रह गया। क्या सर्वर फिर क्रैश हो गया? उसने घबराकर पूछा। मैंने आराम से चॉपस्टिक नीचे रख दी, टिश्यू निकाला और धीरे धीरे मुंह साफ किया। मेरी आंखों में जरा भी हैरानी नहीं। अगर कुछ था तो बस इंतजार, जैसे मैं पहले से जानता था कि यही होने वाला है। सर्वर ठीक है, मैंने कहा, और मेरे हाथ कीबोर्ड पर चले गए। किसी ने हमें काट दिया है। मैंने फोन उठा लिया।